नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं प्रेपलिन पे। दोस्तों, हमारी संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय की सीरीज चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने बात की इलेक्शन कमीशन की यानी निर्वाचन आयोग की, और इस वीडियो में हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जीएसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम यूपीएससी। अब यूपीएससी के इसमें हम पढ़ेंगे एक तो उल्लेख, यूपीएससी की संरचना, यूपीएससी के सदस्यों का निष्कासन, यूपीएससी की स्वतंत्रता, यूपीएससी के कार्य, यूपीएससी की सीमाएं और यूपीएससी की भूमिका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी का उल्लेख। तो दोस्तों, यूपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से और 323 तक में यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी, इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है। तो दोस्तों, यह भारत का एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। जिस प्रकार भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनके लिए जितने भी प्रशासनिक जो पद होते हैं या केंद्रीय पद होते हैं, या तो ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी या सेंट्रल सर्विसेज होंगी, केंद्रीय सेवाएं, इनके लिए जो भर्ती का कार्य करता है वो करता है यूपीएससी। आगे देखिए दोस्तों, यूपीएससी की संरचना। तो दोस्तों, यूपीएससी की संरचना मतलब यूपीएससी में पद कितने हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या क्या है, सेवा शर्तें क्या हैं, कार्यकाल क्या है और ये त्याग पत्र किसको देते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। अब ये सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है कि वे वो कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। अब इसमें लगभग 9 से 11 तक अध्यक्ष को मिला के और जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 9 से 11 तक। वर्तमान में कुल 9 है, जिसमें से एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है प्रदीप जोशी। और जो यूपीएससी का जो गठन हुआ था सबसे पहले वो 1926 में हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश काल में 1926 में। और उस समय इनके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे रोस बार्कर। इसका आप ध्यान रखना दोस्तों। यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनकी जो योग्यता है वो निम्न है। संविधान में इनकी योग्यता उल्लेखित नहीं है, लेकिन आयोग के जो आधे सदस्य हैं वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम का अनुभव रखते हो। दोस्तों, सपोज करो यूपीएससी में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, तो इनमें से आधे मतलब 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत लगभग 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हैं। ये इनकी शर्त है। इनके अलावा इनकी कोई भी योग्यता नहीं दी गई है संविधान में। आगे देखते हैं इनकी सेवा शर्तें क्या है। तो दोस्तों, इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आगे बात करते हैं इनका कार्यकाल। तो दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मान लो कोई भी है अध्यक्ष, वो 56 वर्ष की आयु में नियुक्त हुआ, तो अब 56 से और 65 पहुंचने में उनको 10 साल लगेंगे, लेकिन अब उनका कार्यकाल 6 साल में ही पूरा हो जाएगा। तो 56 और 6 यानी 62 वर्ष की आयु में, 61 वर्ष की आयु में वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मान लो कोई 62 वर्ष की आयु में या 61 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बना,
तो अब 6 साल लागू नहीं होंगे, 65 के पूरे होते ही वो रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों त्याग पत्र कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने बात की पद की, नियुक्ति की, योग्यता की, सेवा शर्तों की, कार्यकाल की और त्याग पत्र की। आगे देखिए, अब बात करते हैं निष्कासन कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यदि पद के कर्तव्यों के बाहर वेतन नियोजन में लगा हो, मान लो उनका कार्य जो है, जो यूपीएससी के सदस्य कार्य के लिए जो पद के कर्तव्य बताए गए हैं उनके अलावा अगर कहीं ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिनका उनको वेतन मिलता हो तो वो अयोग्य ठहराए जाएंगे। मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो, नेक्स्ट कदाचार का दोषी हो। तो ये आधार है जिनके आधार पर यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है दोस्तों, हटाने से पहले राष्ट्रपति जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनको राष्ट्रपति हटा देगा। कौन हटा देगा? राष्ट्रपति उनको हटा देगा। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूपीएससी की स्वतंत्रता की कि यूपीएससी को कुछ ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं जिनसे उनको कार्य करने की स्वतंत्रता है, किसी भी सरकार का वो प्रेशर नहीं मानते। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला है कि यूपीएससी का अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं वो को केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है, इसलिए पदावधि की सुरक्षा है। संविधान में कौन से आधार वर्णित हैं दोस्तों, वो भी हमने पिछली स्लाइड में बात की, या तो दिवालिया हो जाए या वेतन में कोई ऐसा नियोजन में लगा हो जहां अलग वेतन मिलता हो, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो और कदाचार का दोषी हो। दूसरा है दोस्तों, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो यूपीएससी के अध्यक्ष की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, अब वो जिस दिन नियुक्त हो गए उसके बाद 1 लाख को अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब 1 लाख को 80,000 नहीं किया जा सकता, 1 लाख को 1,10,000 किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वेतन, भत्ते, पेंशन सभी खर्चे ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं दोस्तों, इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। कि मान लो कुछ भी हो जाए तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इनकी जो वेतन, भत्ते, पेंशन है ये ज्यादा है इनको कम करो, तो संविधान में इसमें मतदान हो ही नहीं सकता। जो निर्धारित है वो निर्धारित है, और ये कहां से दिए जाते हैं? संचित निधि से। यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। मान लो यूपीएससी का अध्यक्ष रिटायर हो गया है और रिटायर होने के बाद वो ना तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही किसी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। आगे देखो, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। अगर मान लो कोई अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो ना तो किसी अन्य नियोजन में जाएंगे और ना ही अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति पाएंगे। लेकिन सदस्यों के लिए एक छूट है कि सदस्य या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, वापस सदस्य नहीं बन सकता। इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद यूपीएससी या स्टेट पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, किसी अन्य नियोजन में नहीं नियुक्त हो सकता। दोस्तों आगे देखिए, यूपीएससी के कार्य कौन कौन से हैं। तो यूपीएससी के सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कार्य, दूसरे हैं यूपीएससी के कुछ सलाहकारी कार्य। तो मुख्य कार्यों में क्या है कि भाई अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, प्लस में सेंट्रल सर्विसेज हो गई, प्लस में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके लिए भी जो लोक सेवाएं हैं उनकी परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है?
यूपीएससी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी लोक सेवा की परीक्षा का या के आयोजन में सहायता करना। मान लो 2 राज्य हैं, राज्य ए और राज्य बी, ये अनुरोध करते हैं यूपीएससी से कि हमारे लिए एक ये सर्विस है और इसके लिए आप एक परीक्षा का आयोजन करो, तो यूपीएससी ऐसा कार्य कर सकती है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की आज्ञा से सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करना। मान लो किसी कोई भी लोक सेवक है जो राज्य कैडर में है और इनकी नियुक्ति वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है और उस विवाद के संबंध में अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से कहता है कि भाई आप यूपीएससी से हमें इस मामले में सलाह दिलवाओ, तो यूपीएससी क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य कार्य जो कैसे हैं, सलाहकारी कार्य। पहला है, भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर यूपीएससी क्या दे सकता है, सलाह। नियुक्ति, प्रोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में भी क्या दे सकता है, सलाह। कुछ अनुशासनिक विषय हैं जैसे निंदा, वेतन वृद्धि से संबंध से इनकार, पदोन्नति से इनकार, रैंक में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्त आदि पे भी यूपीएससी क्या दे सकता है, सलाह। भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे सिविल सेवक को हुई क्षति के बारे में परामर्श देना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। नेक्स्ट है, अल्पकालीन नियुक्ति के नियमितीकरण से संबंधित विषय। नेक्स्ट है, सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त लोक सेवकों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले। ये कुछ ऐसे कार्य हैं यूपीएससी के जो सलाहकारी कार्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी की सीमाएं। यूपीएससी की कुछ सीमाएं भी हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसमें पहला है कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी के पदों पर जो आरक्षण देने से संबंधित मामले होते हैं, इसमें यूपीएससी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। है पूरा काम किसका है, सरकार का काम है दोस्तों। आयोग की अध्यक्षता, सदस्यता या उच्च राजनयिक पद जैसे ग्रुप सी, डी के पदों पर चयन से संबंधित जो भी मामले हैं, इसमें यूपीएससी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्तियां 1 वर्ष या उससे कम के लिए, तो इसमें भी यूपीएससी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। राष्ट्रपति आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। मान लो अभी यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा लेती है, सिविल सेवा परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा लेती है, इसमें अगर किसी पद या सेवा को राष्ट्रपति हटाना चाहे तो फिर वो यूपीएससी के दायरे से बाहर हो जाएगी। आगे बात करते हैं यूपीएससी की भूमिका क्या है। तो दोस्तों यूपीएससी भारत में जो मेरिट पद्धति है उसका प्रहरी है, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी बोर्ड नहीं है भारत में। यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में भर्ती एवं सरकार को सलाह देता है। यूपीएससी की भूमिका सीमित है, इसके द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी होते हैं, न कि बाध्यकारी। केंद्र सरकार उन सुझावों को मान भी सकती है और खारिज भी कर सकती है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण से यूपीएससी का कोई भी संबंध नहीं है। ये काम है कार्मिक विभाग का। किसका है, कार्मिक विभाग का। इसका आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान में है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तर प्रदेश में है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे एमपीपीएससी,
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सब क्या है? एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इनका मुख्य कार्य होता है राज्यों की जो राज्य लोक सेवाएं हैं उनके लिए भर्ती करना। अब दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे इसका उल्लेख, संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका। इसके बाद पढ़ेंगे हम जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एसपीएससी का उल्लेख। तो उल्लेख मैंने आपको बता दिया, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैंने किसी भी विषय से संबंधित पढ़ाए, ये हिट करते हैं यूपीएससी तक। दोस्तों जो जीके होती है, जीके जीएस, ये कोई अलग नहीं होती है कि भाई आपको छोटे एग्जाम के लिए अलग पढ़नी है या फिर बड़े एग्जाम के लिए अलग पढ़नी है। दोस्तों सब्जेक्ट और टॉपिक वही होते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो जो हिस्ट्री है वो छोटे एग्जाम में भी पूछी जाएगी, जैसे पटवारी वगैरह, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे वगैरह सब में पूछी जाएगी। प्लस टीचर की वैकेंसी में भी पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में भी पूछी जाती है, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम है उनमें भी पूछी जाती है। लेकिन जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका पूछने का तरीका, इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है दोस्तों, इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। दोस्तों कुछ दिनों में मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं जो विद्यार्थी हैं, यानी जो प्रतिभागी हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रतिभागियों के लिए एक गाइडेंस का काम करूंगा। मैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा। अब इस गाइडेंस में क्या क्या शामिल होंगे? इस गाइडेंस में उनके शामिल होगा, एक तो स्टडी से संबंधित गाइडेंस, दूसरा बुक्स से संबंधित गाइडेंस, तीसरा इनके जो डेली रूटीन होता है, स्टूडेंट का जो डेली रूटीन होता है, इस रूटीन से संबंधित गाइडेंस, तीसरा नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, चौथा है पेपर, कि देखो आपने पढ़ खूब लिया लेकिन पेपर सोल्व करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्टूडेंट यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और उनका निराकरण आपको बताऊंगा। और ये सीरीज में कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों में शुरू करने वाला हूं, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों उल्लेख की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि एसपीएससी की संरचना। कोई भी एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी संरचना। तो संरचना में सबसे पहले देखो पद, एक अध्यक्ष होता है एवं अन्य सदस्य होते हैं। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है दोस्तों, इसका कोई निश्चित नहीं है। और इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जैसे आरपीएससी की बात करें तो राजस्थान का राज्यपाल, राज्यपाल कौन करेगा? राजस्थान का राज्यपाल, इसका ध्यान रखना। फिर इनकी योग्यता संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम का अनुभव हो, यानी वो या तो राज्य सरकार के अधीन काम करते हो किसी सरकारी सेवा में, या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हो किसी सेवा में, और अनुभव कितना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष का। अब बात करते हैं सेवा शर्तें। तो दोस्तों इनकी सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कार्यकाल, तो कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष है। और यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन आ गई, आप ध्यान रखना इसका, 6 वर्ष और 62 वर्ष, तो ये आपका क्लियर होने चाहिए। फिर ये त्याग पत्र की बात करते हैं, तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। तो दोस्तों दो चीज सीखी, एक तो नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल, और त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को। यूपीएससी में उल्टा था कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और त्याग पत्र भी किसको देंगे? वे राष्ट्रपति को ही देंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए दोस्तों निष्कासन, एसपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनके निष्कासन की बात करते हैं। एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन
उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता। दोस्तों यहाँ दोबारा से कंफ्यूजन आ गई है, ध्यान रखना। अगर त्याग पत्र की बात करते हैं, अगर खुद अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे रहा है तब तो देगा राष्ट्रपति, राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। लेकिन उनको बर्खास्त करने की बात आ गई, बर्खास्त करने की बात आ गई तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ना कि राज्यपाल। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर एसपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कौन कौन से आधार हैं। एक तो दिवालिया घोषित हो जाए, एक कर्तव्यों के भार वेतन नियोजन में लगा हो, एक मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो, और कदाचार का दोषी हो। अब ये वही बात आ गई कि ऐसे मामले राष्ट्रपति के द्वारा जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजने होते हैं। यदि जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त करने की सलाह देता है तो राष्ट्रपति उनको हटा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए पदावधि की सुरक्षा है। उनको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो सरकार मेरे को हटा देगी। और ये आधार कौन से, ये हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की है। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय होती हैं, इनमें नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता था? राष्ट्रपति। और यहाँ कौन कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल। वेतन भत्ते पेंशन सभी खर्चे राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, इन पर राज्य के विधानमंडल में कोई मतदान नहीं हो सकता। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कहां से दिए जाते थे? केंद्र की संचित निधि से। किससे? केंद्र की संचित निधि से। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी अन्य नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। अब इसको आप ध्यान से समझो दोस्तों। माना कि आरपीएससी का अध्यक्ष है, आरपीएससी का अध्यक्ष है और उसका कार्यकाल पूरा हो गया। अब कार्यकाल पूरा होने के बाद ध्यान दो, कार्यकाल में 62 वर्ष की उम्र की लिमिट लगाई गई है, लेकिन यूपीएससी में कितना है? 65। मतलब अभी इनके पास 3 वर्ष और बच रहे हैं। तो 3 वर्ष तक ये क्या कर सकते हैं? यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं। मान लो इनका 62 हो चुकी हो तो, और मान लो इनके भी 55 हुई है, तो ये पूरे 6 साल रह सकते हैं। या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसका अध्यक्ष बन सकते हैं। मान लो आरपीएससी का था पहले अध्यक्ष, लेकिन अब एमपीपीएससी में अगर उनको लगाया जाए, एमपीपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाए तो वो बन सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट और कोई भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मान लो आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है तो दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकते। लेकिन सदस्य जो हैं, सदस्य, ये सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकते दोस्तों, दोबारा सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। एसपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य या उस या अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं एसपीएससी के कार्य। पहला तो है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य वही है जो यूपीएससी करती कि राज्य की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। जैसे आरपीएससी आरएस का आयोजन करती है, या फिर टीचर्स के एग्जाम है उनका आयोजन करती है, और जो अन्य एग्जाम है उनका आयोजन करती है। अन्य कार्य हैं जो सलाहकारी टाइप के कार्य हैं, वो है भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर सलाह देना, नियुक्ति प्रोन्नति एक से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में सलाह,
अनुशासनिक विषय जो है निंदा, वेतन वृद्धि से इनकार, प्रोन्नति से इनकार, रैंक में कमी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्तगी आदि के बारे में सलाह देना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। मान लो किसी सिविल सेवक के ऊपर कोई आरोप लगता है, मान लो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और किसी ने झूठा लगा दिया और उसकी जो जांच चल रही है और जो विधिक कार्रवाई चल रही है, इसमें जो खर्च होगा और मान लो निर्दोष पाया जाता है तो खर्च की अदायगी के लिए वो सिविल सेवक दावा कर सकता है। तो इसके बारे में भी क्या करता है, ये सलाह देता है। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान सिविल सेवक को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा व उसकी राशि का निर्धारण। मान लो कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई अधिकारी है और वो राजस्थान में तैनात है। इस सर्विस के दौरान अगर उनको कोई शारीरिक हानि होती है या मानसिक हानि होती है, तो किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है और मान लो अब काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनके लिए पेंशन का दावा या उसकी राशि का निर्धारण, उनका जो मुआवजा मिलेगा उसका निर्धारण करने के लिए भी एसपीएससी क्या करती है, सलाह देती है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि एसपीएससी की भी कुछ सीमाएं हैं और ये सीमाएं हैं वो इस आधार पे हैं कि जो निम्न विषय हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। जैसे SC ST OBC के पदों पर आरक्षण से संबंधित मामले हैं, इसमें राज्य सरकार डिसीजन करेगी, आरपीएससी का या एसपीएससी का कोई भी रोल नहीं होता। आयोग की अध्यक्षता, सदस्यता, उच्च राजनयिक पद, ग्रुप C-D के पदों पर चयन से संबंधित मामले। देखो आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा या सदस्य कौन बनेगा या उच्च राजनयिक पद, जैसे अगर सरकार किसी को किसी मंत्रालय का सचिव बना रही है या कोई संभागीय आयुक्त बना रही है, तो इस मामले में आरपीएससी का कोई रोल नहीं है। या सरकार ग्रुप A और ग्रुप B इनका तो भर्ती पदों पर ये काम करती है एसपीएससी। कौन करती है? एसपीएससी। लेकिन ग्रुप C और D है, इनके पदों पे भर्ती निकालना, उनका चयन करना, तो ये एसपीएससी का काम नहीं होता। इसके लिए अधीनस्थ चयन बोर्ड होता है दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड। जैसे राजस्थान में है RSM SSB, आपने सुना होगा, जो पटवारी वगैरह की वैकेंसी निकालता है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। तो ये वही यूपीएससी वाली बात हो गई। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, बात करते हैं एसपीएससी की भूमिका। एसपीएससी की भूमिका कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनकी भूमिका क्या क्या है। तो इसकी भूमिका सीमित होती है दोस्तों। एक तो ये राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी होता है और राज्य का मात्र केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। इसकी मुख्य भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना, प्रोन्नति या अनुसारात्मक विषयों पर सलाह देना, ये होती है। एसपीएससी द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये इसकी सीमा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आरपीएससी के अध्यक्ष ने या आरपीएससी ने कुछ सलाह दी तो सरकार उसको जरूरी माने, सरकार उसको खारिज भी कर सकती है। किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों से संपर्क किया जाता है, लेकिन एसपीएससी की सलाह अधिक प्रभावी होती है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, जो अगर केंद्र की बात करें तो जैसे यूपीएससी और सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और यहाँ स्टेट विजिलेंस कमीशन, राज्य सतर्कता आयोग, और
राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों से संपर्क किया जाता है। लेकिन एसपीएससी की जो सलाह है वो अधिक क्या होगी, प्रभावी होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जेपी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों जीएसपीएससी का जो गठन है ये राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। मान लो दो राज्य हैं, मान लो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य अनुरोध करें कि भाई आप हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करो, तो संसद इसका क्या कर देगी, गठन कर देगी। यह एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक। तो दोस्तों इसका स्पेशल ध्यान रखना आप कि मैंने साथ इसलिए पढ़ाया आपको ताकि एक साथ क्लियर हो जाए। इसका जब गठन होगा तब बात आएगी, लेकिन संविधान में पहले से गठन नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना उल्लेख दे रखा कि गठन कर सकते हैं, तो गठन कर सकते हैं मतलब संविधान लागू होने के बाद की बात है। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। इसकी जो संरचना है वो है, इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा, और त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों इसमें राज्यपाल का ज्यादा रोल नहीं होता। विधानसभा का रोल तो इतना है कि भाई वो संसद से अनुरोध करें, और राज्यपाल का रोल इतना है कि अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, जीएसपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपती है। जैसे पंजाब के राज्यपाल को सौंप दिया और हरियाणा के राज्यपाल को सौंप दिया, तो वो राज्यपाल इस रिपोर्ट को अपनी विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। यूपीएससी भी अनुरोध किए जाने पर जेएसपीएससी की तरह कार्य करता है। अगर पंजाब और हरियाणा यूपीएससी से ये कहे कि भाई आप हमारे लिए ये एक सर्विस है, एक सेवा है, इसके लिए परीक्षा का आयोजन करके और जो भर्ती हुए हैं कैंडिडेट उनकी लिस्ट में पकड़ा दो, तो ये कार्य कौन कर सकती है, यूपीएससी भी जीएसपीएससी की तरह कार्य कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।